अब हम ये जानेंगे कि एसिड में कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इन प्रॉपर्टीज़ को हम वन बाय वन समझेंगे ये क्या होती हैं। तो एसिड की अगर फर्स्ट प्रॉपर्टी को हम देखें तो एसिड हैज़ अ सोर टेस्ट। कहने का मतलब है कि मोस्टली जितने भी एसिड होते हैं उनका टेस्ट करने पर वो खट्टे होते हैं। जैसे लेमन है, अनराइप मैंगोज़ है या फिर टेमरिंड है, इन सब में कुछ ना कुछ जो होता है उनका टेस्ट मोस्टली जो है वो ये खट्टे होते हैं। अगर हम इन्हें लिटमस पेपर से अगर इनके ऊपर लिटमस सोल्यूशन से इसकी चेक करें कि एसिड किस टाइप का बिहेवियर करते हैं लिटमस सोल्यूशन पे, तो आपने पढ़ा था कि अभी लिटमस सोल्यूशन में कि ऐसे सब्सटेंसेस जो कि ब्लू लिटमस सोल्यूशन को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं उन्हें हम एसिडिक सब्सटेंस कहते हैं। तो एसिड की जो सेकेंड प्रॉपर्टी होती है कि एसिड टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड। थर्ड प्रॉपर्टी होती है कि दे आर कोरोसिव इन नेचर। कहने का मतलब है कि मोस्टली एसिड जो होते हैं वो कोरोसिव होते हैं इन नेचर। अब कोरोसिव का यहाँ क्या मतलब है कि कोरोसिव का ये मतलब होता है कि अगर किसी भी सब्सटेंस के ऊपर या किसी भी ऑब्जेक्ट्स के ऊपर कोई केमिकल एक्शन होता है तो वो उसके ऊपर हार्मफुल इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस करता है, तो हाँ हम कहते हैं कि वो कोरोसिव है। जैसे कि जो एसिड होते हैं मोस्टली एसिड जो होते हैं वो कोरोसिव होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि अगर ये स्किन के ऊपर गिर जाते हैं तो उस एरिया में बर्निंग सेंसेशन होने लगती है, या क्लॉथ पे गिर जाते हैं तो वहाँ पर होल भी हो सकता है। इसलिए जब भी आप लेबोरेटरी में एसिड के साथ वर्क करते हो तो आपको इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि एसिड के साथ आप केयरफुली हैंडल करो। फोर्थ प्रॉपर्टी होती है कि एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एसिड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो इसे हम एक एक्टिविटी से समझते हैं कि ये किस तरह से कहा जाता है कि एसिड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो इसके लिए ये एक सेटअप तैयार है। इस सेटअप को आपकी बुक में भी दिया हुआ है। इसमें क्या होता है कि इसमें एक रबड़ कॉर्क लेते हैं। ये क्या है? रबड़ कॉर्क। इस रबड़ कॉर्क में 2 आयरन के नेल्स फिक्स कर दिए जाते हैं, 2 लोहे की कील को वहाँ पर फिक्स कर दिया जाता है और इसको एक 100 मिलीलीटर बीकर में, ये बीकर है 100 मिलीलीटर का एक बीकर है, उसमें इसको प्लेस कर दिया जाता है। अब इस पूरे अरेंजमेंट को 6 वोल्ट की बैटरी से वायर्स की हेल्प से कनेक्ट कर दिया जाता है। इस सर्किट में एक बल्ब भी अटैच कर दिया जाता है। अब इसमें क्या किया जाता है कि डाइल्यूट Cl या डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम इतना फिल करते हैं कि ये जो आयरन के नेल्स हैं, लोहे की जो कील हैं, वो पूरी डूब जाए, इमर्ज्ड हो जाए। जब हम 6 वोल्ट की बैटरी में स्विच को ऑन करते हैं तो क्या होता है कि बल्ब स्टार्ट्स ग्लोइंग, बल्ब जलना स्टार्ट हो जाता है। तो ये एक्टिविटी ये शो करती है कि एसिड जो है सोल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। बच्चों अब हम फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करेंगे। फोर्थ प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद मेटल। जब भी कोई एसिड एक्टिव मेटल लाइक जैसे मैग्नीशियम है, जिंक है, इनके साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है। जैसे कि अगर मैग्नीशियम के साथ एसिड की रिएक्शन होती है तो ये रिएक्शन मोस्ट विग्रसली होती है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट के फॉर्मेशन के साथ हाइड्रोजन गैस भी बाहर निकलती है। मैग्नीशियम के साथ ये रिएक्शन मोस्ट विग्रसली होती है, बड़े तेज़ी से होती है। अब इसको बैलेंस करना है तो आप यहाँ पर बैलेंसिंग जानते हैं कि कैसे करनी है। मैग्नीशियम यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ लगाने से MgCl2 + S2 हो जाएगा। इसी तरह जिंक के साथ भी ये रिएक्शन होती है, बट अगर मैग्नीशियम से उसे कंपेयर किया जाए तो वो लेस विग्रसली होती है, उतनी तेज़ी से नहीं होती जितनी उससे होती है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। अब हम इसे एक एक्टिविटी से समझेंगे कि जब भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट होते हैं तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। तो ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है तो इसको हमें समझाना है एक एक्टिविटी से। इस रिएक्शन विद मेटल को समझाने के लिए जो एक्टिविटी है उसके लिए इस तरह से सेटअप तैयार कर लिया जाता है। इसमें क्या होता है कि हम एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं जिसमें अबाउट 5 मिलीलीटर तक का डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले लेते हैं, जिसमें जिंक ग्रेन्यूल्स के कुछ पीसेस डाल देते हैं। अब आपके माइंड में यहाँ क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम जिंक पाउडर क्यों नहीं डाला, जिंक ग्रेन्यूल्स ही क्यों डाला है। एक्चुअली जिंक ग्रेन्यूल्स क्या करते हैं कि सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं, जिससे गैस का एवोल्यूशन ज़्यादा होने लगता है।
तो यहाँ पर डाइल्यूट HCl को टेस्ट ट्यूब में लेकर उसमें जिंक के कुछ पीसेस, जिंक ग्रेन्यूल्स के कुछ पीसेस डाल देते हैं, जिससे क्या होता है कि जब हम जैसे ही इसमें डालते हैं तो जिंक ग्रेन्यूल्स की सरफेस से एक ब्रिस्क रिएक्शन अकर होती है। ब्रिस्क रिएक्शन का मतलब होता है कि कोई गैस जो होती है तेज़ी से ऊपर आती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो जिंक ग्रेन्यूल्स हैं वो क्या कर रहे हैं कि सरफेस एरिया को इंक्रीज़ कर रहे हैं, जिससे गैस का एवोल्यूशन बड़ी तेज़ी से हो रहा है। अब इस गैस को डिलीवरी ट्यूब की हेल्प से हम सोप सोल्यूशन में पास कर देते हैं। सोप सोल्यूशन क्या होते हैं, सोप बबल्स जो होते हैं वो गैस से फिल हो जाते हैं और फिल होने के कारण वो लाइटर होने के कारण ऊपर उठने लगते हैं। इनके पास इसको अब चेक करना है कि जो इवॉल्व गैस है वो हाइड्रोजन है या नहीं। तो इसके नियर हम क्या लाते हैं, इसके पास हम एक बर्निंग कैंडल लाते हैं। तो बर्निंग कैंडल के पास लाने पर ये जो सोप के बबल्स होते हैं वो फायर को कैच कर लेते हैं और बर्न होते हैं विद पॉप साउंड। एक पॉप साउंड रिलीज़ होती है, जैसे कि आप सोडा वाटर बॉटल को जब खोलते हैं तो उसमें खोलने पर जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसे हम पॉप साउंड कहते हैं। तो ये एक्टिविटी ये शो करती है कि जो इवॉल्व गैस है वो हाइड्रोजन है। बच्चों, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद बेस। आपको पता है कि जब आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था तो वहाँ पर आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ाई गई थी। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती हैं जिसमें एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस वाटर बनाते हैं। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करते हैं उसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। इस रिएक्शन में क्या हो रहा है कि एसिड की प्रॉपर्टी जो है डिसअपीयर हो रही है। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल एसिड हमने यहाँ पर HCl लिया और बेस क्या लिया, NaOH। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, NaCl बाहर निकल जाएगा और प्लस वाटर बाहर हो जाएगा। तो क्या बनेगा, जब भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। बच्चों, हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं जो कि है रिएक्शन विद मेटेलिक ऑक्साइड। मेटेलिक ऑक्साइड हम कोई भी ले सकते हैं, लाइक कैल्शियम ऑक्साइड जिसे हम क्विकलाइम कहते हैं, कॉपर ऑक्साइड लाइक CuO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये सभी मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं जो एसिड के साथ रिएक्ट करने पर सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करते हैं। किस तरह से करते हैं उसको हम रिएक्शन में देखते हैं। जैसे हमने लिया कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन जब हम HCl से करेंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट, कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2O। इसी तरह से कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन जब हम HCl से करेंगे तो कॉपर क्लोराइड प्लस H2O। इसी तरह मैग्नीशियम की रिएक्शन जब हम एसिड से कराएंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस H2O। तो कहने का मतलब है कि जब भी एसिड मेटेलिक ऑक्साइड के साथ, किसी भी मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म होता है, बनता है। बच्चों, हम लास्ट प्रॉपर्टी है कि रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे हम मेटल बाइकार्बोनेट भी कह सकते हैं। जब भी एसिड मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है विद ब्रिस्क एफरवेसेंस, और इसके साथ साथ सॉल्ट और वाटर का भी फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो रही है विद ब्रिस्क एफरवेसेंस। ब्रिस्क का मतलब होता है तेज़ी से, एफरवेसेंस का मतलब होता है कि जब वो फ्लूइड में से गैस जो होती है वो तेज़ी से ऊपर उठती है तो उसे हम बोलते हैं ब्रिस्क एफरवेसेंस। तो जब भी मेटल कार्बोनेट, तो मेटल कार्बोनेट के लिए हम कोई भी मेटल कार्बोनेट बना सकते हैं। तो यहाँ हमने एग्जांपल लिए हैं सोडियम कार्बोनेट, सोडियम को लिया है मेटल, तो सोडियम के साथ जब कार्बोनेट की रिएक्शन होगी तो यहाँ पर क्या बनेगा, बाई क्रिस क्रॉस मेथड, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। अब बाइकार्बोनेट भी हम मेटल का बनाना है तो हमने यहाँ पे क्या लिया, मेटल कार्बोनेट। तो मेटल हमने सोडियम लिया तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसकी रिएक्शन जब हम HCl से करेंगे तो क्या बनेगा, NaCl प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ब्रिस्क एफरवेसेंस के साथ प्रोड्यूस होगी, तेज़ी से बाहर बबल्स के थ्रू फॉर्म में बाहर आएगी। इसी तरह से हम मेटल बाइकार्बोनेट मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यहाँ एग्जांपल लिया, इसकी रिएक्शन HCl से करेंगे, एसिड से करेंगे तो सॉल्ट क्या बनेगा, NaCl प्लस H2O और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है। तो बच्चों, अब आपके बोर्ड एग्ज़ाम में ये रिएक्शन मोस्टली पूछी जाती है कि व्हाट हैपन्स व्हेन
एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट विच गैस इज इवॉल्व, तो वहाँ पर कौन सी गैस इवॉल्व होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये 1 मार्क क्वेश्चन में पूछा जाता है, हमेशा आता है। इसी तरह से रिएक्शन विद मेटल, ये भी पूछा जाता है, इसकी एक्टिविटी भी पूछ ली जाती है। ये कंडक्ट करते हैं तो ये किस तरह से कंडक्ट करते हैं, इसके बारे में भी पूछा जाता है। और ये भी पूछा जाता है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, उसको डिफाइन करिए और एक एग्जांपल से शो कीजिए। तो आपको यहाँ पर पता चल गया कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है और उसका एग्जांपल आप कोई भी एसिड और कोई भी बेस ले सकते हो। बच्चों, अब हम बेसिस के बारे में बात करेंगे। अभी तक हमने एसिड के बारे में समझा कि एसिड क्या होते हैं, वो कितने टाइप्स में डिवाइड होते हैं, उनकी कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ होती है। इसी तरह से अब हम बेसिस के बारे में भी जानेंगे कि बेसिस क्या होते हैं, उन कितने टाइप में डिवाइड होते हैं और उनकी कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी होती है। तो बेसिस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनमें हाइड्रोक्साइड आयन कंपलसरी होता है। मतलब कोई भी अगर कंपाउंड बेस है तो उसमें हाइड्रोक्साइड, जिसे हम कहते हैं OH, वो कंटेन होगा और जब भी इन्हें वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है तो वो हाइड्रोक्साइड आयन में डिसोसिएट हो जाते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन में ब्रेक हो जाते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस को हम बेसिस कहते हैं। तो ये डेफिनेशन आर्हेनियस द्वारा दी गई थी, इसलिए हम इसे आर्हेनियस डेफिनेशन कहते हैं। तो आर्हेनियस के अकॉर्डिंग सब्सटेंस विच कंटेन्स हाइड्रोक्साइड ion and when it dissolved in water to give hydroxide ion। जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे NaOH जिसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, KOH जिसे हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, इसी को हम कास्टिक पोटास भी बोलते हैं। इसका जो कॉमन नेम होता है KOH का, उसे कास्टिक पोटास भी कहते हैं। इसी तरह से अमोनियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम जो NH4OH जिसे हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, MgOH का उल्टा है जिसे हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। इसी तरह से बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये वेरियस एग्जांपल्स होते हैं जो बेस की कैटेगरी में आते हैं। तो अब हमने ये समझा आर्हेनियस के अकॉर्डिंग कि बेस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसमें OH तो कंटेन हो, हाइड्रोक्साइड आयन कंटेन हो और जब इन्हें वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है, कहने का मतलब है कि इसका एक्वा सोल्यूशन बनाया जाता है, तो ये हाइड्रोक्साइड आयन सोल्यूशन में देते हैं या डिसोसिएट हो जाते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस को हम बेस कहते हैं। तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे NaOH, इसका एक्वा सोल्यूशन को जब हम देखेंगे तो ये आयोनाइज होकर Na+ और OH- में डिसोसिएट हो जाएगा। इसी तरह से अमोनियम हाइड्रोक्साइड का एक्वा सोल्यूशन जब देखते हैं, एक्वा सोल्यूशन जो है अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में डिसोसिएट हो जाता है, आयोनाइज हो जाता है। तो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेस की कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बच्चों, अब हम बात करेंगे कि बेस कितने टाइप के होते हैं। तो बेसिकली बेसिस जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है स्ट्रॉन्ग बेस और दूसरा होता है वीक बेस। अब स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस क्या होते हैं, इसको जानते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस ऐसे बेस होते हैं जो पूरी तरह से आयोनाइज हो जाते हैं, इट मीन्स आयंस में कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, आयंस में पूरी तरह से ब्रेक डाउन हो जाते हैं, उन्हें हम स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको अभी आपने देखा कि इसमें सोडियम आयन अलग हो गया और हाइड्रोक्साइड आयन कम्प्लीटली आयनाइज हो गया, कम्प्लीटली डिसोसिएट हो गया आयंस में, इसलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है। इसी तरह QH, तो K+OH, इसमें भी ये डिसोसिएट हो जाएगा। बेरियम हाइड्रोक्साइड, तो बेरियम हाइड्रोक्साइड भी एक स्ट्रॉन्ग बेस है। इसी तरह अगर वीक बेस की बात की जाए तो वीक बेस ऐसे बेस होते हैं जो कम्प्लीटली पूरी तरह से आयंस में डिसोसिएट नहीं होते हैं। इस कहने का मतलब है कि ये पार्शियली डिसोसिएट होंगे लेकिन पूरी तरह से डिसोसिएट आयंस में डिसोसिएट नहीं होते हैं। जैसे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब बेस वीक बेस की कैटेगरी में आते हैं। बच्चों, अब हम बेसिस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे, जिसमें इसकी पहली प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम इसका टेस्ट करते हैं तो ये थोड़े कड़वे होते हैं। मोस्टली जो बेस होते हैं वो कड़वे होते हैं। तो इनकी पहली प्रॉपर्टी होती है कि बेस हैज़ ए बिटर टेस्ट, इनका टेस्ट बिटर होता है, कड़वा होता है। सेकेंड, ये जो है टच करने पर जैसे सोप या स्लीपरी टच देते हैं। जैसे कि सोप जो होता है जिसे हम घर में यूज़ करते हैं, उसको जब हम पानी के साथ रब करते हैं तो वो कैसा हो जाता है, थोड़ा सा स्लीपरी और स्लीपरी टच देता है। तो इसकी सेकंड प्रॉपर्टी होती है कि ये स्लीपरी और या फिर सोपी टच देते हैं।
थर्ड प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम इसे लिटमस सोल्यूशन से चेक करें तो ये रेड लिटमस सोल्यूशन को ब्लू लिटमस सोल्यूशन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इनकी थर्ड प्रॉपर्टी है कि बेस टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू लिटमस। फोर्थ प्रॉपर्टी होती है कि दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एसिड की तरह बेस भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी होती है कि दे आर कोरोसिव इन नेचर। मोस्टली जो है एसिड ही कोरोसिव होते हैं, लेकिन कुछ बेसिस भी कोरोसिव होते हैं इन नेचर, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम कास्टिक सोडा भी बोलते हैं, या फिर KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम कास्टिक पोटास भी बोलते हैं। ये मोस्टली कोरोसिव नेचर शो करते हैं। जैसे कि आप बच्चों यूँ देखते हो अपने घरों में कि जब हम कपड़े धोने वाले साबुन से कपड़े धोते हैं तो उसमें क्या होता है कि अगर हम उसे कभी कभी हमारे हैंड में बर्निंग सेंसेशन होने लगती है या इरिटेशन होने लगता है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस साबुन में या उस सोप में कास्टिक सोडा का अमाउंट ज़्यादा होता है। तो कास्टिक सोडा का अमाउंट ज़्यादा होने के कारण वो बर्निंग सेंसेशन या इरिटेशन हमारे हैंड्स में प्रोड्यूस करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये कोरोसिव होते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद एसिड। जैसा कि आप जानते हो कि जब भी कोई एसिड बेस के साथ रिएक्ट किया जाता है या बेस एसिड के साथ रिएक्ट किया जाता है तो सॉल्ट और वाटर बनते हैं और ये रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है। तो जब भी बेस के साथ एसिड की रिएक्शन होगी या एसिड के साथ बेस की रिएक्शन होगी, सॉल्ट और वाटर बनते हैं जिसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। इसमें इस रिएक्शन में क्या हो रहा है कि बेस की जो प्रॉपर्टीज़ हो रही है वो एसिड के साथ कनेक्ट होने पर, एसिड के साथ रिएक्ट होने पर डिसअपियर हो जा रही है। तो यहाँ पर हमने बेस ले लिया NaOH, और कोई भी एसिड आप यूज़ कर सकते हो, HCl भी ले सकते हो, H2SO4 भी ले सकते हो। तो यहाँ पर हमने H2SO4 लिया है, तो इससे क्या होगा कि सोडियम का सॉल्ट बनेगा, मीन सोडियम सल्फेट बनेगा और वाटर बाहर आ जाएगा। तो सोडियम सल्फेट और वाटर, सॉल्ट और वाटर बनेंगे, इसलिए इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं और इसमें बेस की प्रॉपर्टी डिसअपियर हो रही है। सेवन्थ होती है नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद मेटल। रिएक्शन विद मेटल का मतलब है कि ये रिएक्शन एसिड भी फॉलो करते हैं। जब भी हम बेस को मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है। इसी को हम कुछ एग्जांपल से देखते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, ये कोई भी एक्टिव मेटल चाहे जिंक लें चाहे एल्युमिनियम लें सबके साथ रिएक्ट कर सकता है। तो बेस की रिएक्शन जब जिंक के साथ होगी तो क्या बनेगा, सोडियम जिंकेट बनेगा, Na2ZnO2। सोडियम की वैलेंसी होती है +1, ZnO2 जिसको हम कहते हैं जिंकेट आयन, इसकी वैलेंसी होती है -2। तो इसकी वैलेंसी सोडियम के फुट पर आ गई और इसकी वैलेंसी इसके फुट पर। तो सोडियम की +1 होने के कारण ZnO2 में तो कोई आएगा नहीं, और ZnO2 की -2 होती तो उसके फुट पर तो क्या बनेगा, Na2ZnO2। Na2ZnO2 जिसे हम कहते हैं सोडियम जिंकेट, जो कि एक सॉल्ट है, और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। इसी तरह से बेस की रिएक्शन जब एल्युमिनियम एक एक्टिव मेटल है उसके साथ करते हैं वाटर में डिजोल्व करके, तो क्या बनता है, सोडियम एल्यूमिनेट बनता है। यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे कि सोडियम की वैलेंसी +1 होती है और एल्यूमिनेट AlO2 की वैलेंसी -1 होती है। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, NaAlO2, और हाइड्रोजन गैस बाहर रिलीज़ हो जाएगी। अब इसको बैलेंसिंग करना आपने फर्स्ट चैप्टर में समझा था, तो इस तरह से इसको बैलेंस करके यहाँ लिखा हुआ है। इसी तरह से जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है कि रिएक्शन विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। अगर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड लाइक जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, किसी के साथ भी बेस की रिएक्शन होने पर वो भी क्या बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। तो अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, इसकी रिएक्शन हम कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है उसके साथ करते हैं, तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट जो कि एक सॉल्ट होता है, और वाटर बाहर आ जाए, वाटर के साथ वाटर भी बनेगा। इसी तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, इसकी रिएक्शन हम कार्बन डाइऑक्साइड से करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट एक सॉल्ट बनेगा और वाटर भी बनेगा। तो इस तरह से आपने देखा कि इसमें कई कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिसमें से रिएक्शन विद मेटल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है बोर्ड एग्ज़ाम में कि व्हाट हैपेंस व्हेन बेस रिएक्ट विद मेटल, या व्हाट हैपेंस व्हेन बेस रिएक्ट विद जिंक। कोई भी बेस के साथ आप रिएक्शन करा दोगे, या व्हाट हैपेंस व्हेन बेस रिएक्ट विद एल्युमिनियम। तो आपको ये दोनों रिएक्शन को बहुत ही अच्छे से याद कर लेना है, बहुत ही अच्छे से समझ लेना है।